नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में हम एक ऐसे हत्याकांड की चर्चा कर लेते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ 1979 में, यानी कि 1979 में। और मुख्य बात ये है कि पश्चिम बंगाल में 1975 77 में जो है वो वामपंथियों की सरकार आ चुकी थी। तो एक तरह से देखिए कि तथाकथित क्रांतिकारियों का शासन चल रहा था, जो ये कहते हैं कि हम सबसे गरीबों, दबे कुचलों, मजलूमों, अपाहिजों और पीड़ित व्यक्तियों के लिए काम करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हमारी विचारधारा भी उसी से बहती है कि गरीबों का कल्याण हो, जो सबसे निशक्त हैं, जो अशक्त हैं, जो मजबूर हैं, जो निर्बल हैं, उनको हम बल दें। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? एक इतना बड़ा हत्याकांड जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया गया। और ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो कि लगातार उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और बाद के बांग्लादेश से, यानी कि बांग्लादेश का निर्माण तो 1971 में हो गया था ना। तो लेकिन ये जो एक धारा थी जो शरणार्थियों की, मुख्य रूप से जिसमें सीए ने जिसको टैकल करने की कोशिश की, और उसके लिए वामपंथियों ने कितना बड़ा वितंडा खड़ा किया, दिल्ली में सड़कों पर बैठ गए, शाहीन साजिश उन्होंने कर ली। आप देखिए, लेकिन हो क्या रहा था? हो यह रहा था कि ये अभागे शरणार्थी जो कि विवश थे बस पहले पूर्वी पाकिस्तान से भागने के लिए, और भारत के इंटरवेंशन और भारत की मदद से बांग्लादेश के बनने के बाद में भी परिस्थितियां इन विचारों के लिए बदली नहीं। ये उसी तरह से वहाँ से भागते रहे। और इसमें शरणार्थियों में मुख्य बात यह है कि जो लोग संपन्न थे, जिनके पास जो लोग पढ़े लिखे थे, जिनके पास में जानकारियाँ थी, जिनकी रिश्तेदारियाँ थी भारत में, पश्चिम बंगाल में, यानी कि जो तुलनात्मक रूप से संपन्न थे, पढ़े लिखे थे, वो तो 1947 और उससे पहले ही भारत में आना शुरू कर गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहाँ जा कर के उनके पास एक संबल है, एक सपोर्ट सिस्टम है, परिवार है, मित्र हैं। और क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें कोई स्पेशल स्किल है, तो उनको कोई न कोई साधन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, व्यापार कर लेंगे। तो वो तो बहुत पहले आ गए। लेकिन ये लोग जो आए, जो बस गए एक दिन जाके सुंदरबन में, यानी कि जो डेल्टा है उसके अंदर, जो समुद्र से मिलता है उससे पहले सुंदरबन में करीब 100 टापू हैं, और एक मारीच छापी भी टापू है। उसकी टोपोग्राफी और आसपास उसको देखेंगे तो वहाँ मगरमच्छों का राज है, सांपों का राज है, और बंगाल टाइगर का भी राज है। तो यहाँ पे इन गरीबों को भगाने के लिए टाइगर के प्रोटेक्शन का भी जो है सहारा हमारे वामपंथियों ने ले लिया। टाइगर को तो बचाना चाहिए, है ना, सांपों को भी बचाना चाहिए। भारत में तो सांपों की भरमार है, यानी कि ये एक रूपक के बारे में कहा जा रहा है। भारत में भरमार है, जो कि पोषण बाहर से पाते हैं, गाली भारत को देते हैं। और इसमें मुख्य रूप से इनके जो मुंशी हैं, इनके जो संवाद लेखक हैं, इनके जो गीत लेखक हैं, इनके जो ढपलीबाज हैं, ये अधिकतर सारे के सारे बहमपंथी या कि वामपंथी हैं। तो वामपंथियों की सरकार आ चुकी थी पश्चिम बंगाल में, क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। क्रांति एक तरह से क्रांतिकारियों की सरकार थी, जो कि गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को, दलितों को
निर्बलों को संबल देगी, बल देगी, उनको खड़ा कर देगी बराबर वगैरह वगैरह, ये सब बातें हो रही थी ना। लेकिन हुआ क्या, ये जो दो मुँहे सांप हैं, ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ये मारीच झांपी में छिपा हुआ है। इसमें जब पुस्तक आई 1918 2018 के आसपास, 17 के आसपास, दीप हलदर की ब्लड आइलैंड, ओरल स्टोरी ऑफ मारीच झांपी मैसाकर, उसके बाद में लोगों को मालूम, कम से कम मुझे तो तभी मालूम हुआ। आज भी अधिकतर लोग जो कि अदरवाइज बहुत जानकारी रखते हैं, आसपास की घटनाओं पे जानकारी रखते हैं, और नई पीढ़ी जो कि सिनेमा में और क्रिकेट में फंसी हुई है और दूसरी आपाधापी में लगी हुई है, उनकी भी मजबूरी है, एग्ज़ाम इतने सारे पास करने हैं, सरकारी नौकरी लेनी है, या फिर बाहर जाके पढ़ाई करनी है, कनेडा जाना है, उनको तो पता ही नहीं, उनको तो हवा ही नहीं है कि मारीच झांपी है क्या। और समय कितना हो गया देखिए, 21 साल वो और 23 साल 25 साल ये, हम 46 साल पहले की, करीब करीब समझ ले 5 दशक की बात पहले की बात कर रहे हैं। ये बीच में क्यों नहीं आया, क्योंकि वामपंथियों ने जो इनका दुष्ट प्रचार है और पूरे के पूरे मीडिया पे जो एक तरह से इनका एकाधिकार रहा है, आज भी है। वामपंथियों का तो इतना है कि अब न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो डेमोक्रेट पार्टी ने एक ध्रुव वामपंथी को, एक फार लेफ्टिस्ट को, ममदानी को खड़ा कर दिया है, और भारत में लोग नाच रहे हैं, और उसने उमर खालिद का समर्थन कर दिया है, तो यहाँ भी देश में लोग नाच रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में तो जैसी शिक्षा दी जाती थी, दी जाती रही है, लेकिन ये देखना भारत में आवश्यक है कि भारत के ड्रामा स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कि वहीं के लोग ऑपरेशन सिंदूर के सबसे अधिक कुटिल बधेश जो है ना, उसका विरोध करते पाए गए हैं। तो हम भटक रहे हैं, हम इस पर अलग से बात करेंगे कि भारत के ड्रामा स्कूलों में पढ़ाया क्या जा रहा है, कितना विष घोला जा रहा है। क्यों बहुत सारे जो है वो इनोसेंट लोगों को, यहाँ की नॉर्मल लोगों को घोर और कठोर और क्रूर वामपंथी बनते हमने देखा है, जो कि मानवता का चेहरा लगाए घूम रहे हैं, लेकिन मारीच झांपी को दबा दिया। वही लोग जो कि मानवता का एक गलत और एक झूठा मुखौटा लगाए घूमते हैं, उन्होंने कश्मीर में जो कुछ हुआ, पंडितों के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, उसको भी छुपा दिया। आज भी मानने को तैयार नहीं है ये लोग। नसरुद्दीन शाह भी नहीं मानेंगे, अनुराग कश्यप भी नहीं मानेगा, यानी कि इतने सारे हैं, महेश भट्ट तो कभी मानेगा ही नहीं, क्योंकि 26/11 तो आरएसएस की साजिश थी, उसमें ये वहाँ से मौजूद थे, वहाँ पे अन्य लोगों के साथ में। यानी कि ये जो वास्तविकता को तोड़ मोड़ करके छुपाने वाले लोग हैं, उनका शासन आ चुका था। इसमें बड़ा गर्व से नाम लिया जाता है और छाती भी कूटी जाती है कि अरे क्या हुआ, मार्क्स देव हमारे भद्र पुरुष, महान भद्र पुरुष, उच्च कोटि के कुलीन वामपंथी स्वर्गीय श्री ज्योति बसु देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ये बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक हो गई, देश को बचा लिया। वैसे तो एक बात है कि उनके जैसे ही एक वामपंथी आए के गुजराल बन गए थे, उन्होंने रॉ का कैसा कबाड़ा किया, ये तो फिर बात की बात है। तो हम देख कर रहे हैं कि 31 जनवरी शायद 75 में लेफ्ट फ्रंट और ज्योति बाबू के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो आ जाना आप, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, तो ये जितने भी शरणार्थी आ गए थे उनको उड़ीसा में और बिहार के उस पोर्शन में, जिसे मतलब जो है वो झारखंड में और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य में भेज दिया गया था। कहाँ बंगाल और बांग्लादेश से आए हुए थी, उनका खान पान, उनका रहना, उनका मौसम, और कहाँ उनको वहाँ फेंक दिया गया। तो वो बड़े दुखी थे, तो उनको सांत्वना दी श्रीमान
जो है क्या कहते हैं भद्र पुरुष 1008 कुलीन मार्क्सवादी स्वर्गीय श्री ज्योति बसु और उनकी पार्टी ने, उनके अमचों चमचों ने। और आप देखिए कि 1977 में ये सत्ता में आ गए। अरे इन्होंने क्या कबाड़ा किया है, आज आज भी बंगाल भुगत रहा है। लेकिन तब फिर चलते हैं उस मारी झापी के न, एक हमको पुलिस ने चारों तरफ से एक उसको घेर लिया है। ये लोग जब उन्होंने सोचा कि अब तो ज्योति बाबू की सरकार आ गई है, अब तो वामपंथियों की सरकार आ गई है, अब तो हमारी मौज हो गई, हम वापस चलते हैं मारी झापी और वहाँ जहाँ हम चाहेंगे वहाँ रहेंगे। तो उनको मारी झापी का इलाका पसंद आया, वहाँ पे उन्होंने बस्तियाँ बसा ली, एक पूरी पूरी मारी झापी में कर दिया। वहाँ पे पीने के पानी की समस्या थी तो उसको नाव से ले आए, बिना किसी सरकारी मदद के स्कूल बना लिए, डिस्पेंसरियाँ बना ली, मार्केट स्थापित हो गया, अपनी झोंपड़ियाँ बना दी। और कहते हैं कि करीब करीब 1.5 लाख लोग वहाँ पहुँच गए। लेकिन ये कुलीन कामरेड ज्योति बासु और उनकी सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा शेर को बचाना है, द बंगाल टाइगर मस्ट बी सेव्ड एंड फॉर दैट these occupiers, illegal occupiers must be evicted। इनको निकाल बाहर करो, गुंडों बदमाशों को। पुलिस को आदेश दे दिया और प्रशासन ने बार बार उनको जो है वो नोटिस दिया कि आप यहाँ से, भाई साहब सरकारी ज़मीन में बैठे हो, यहाँ से जाओगे आप। ये बात ज़रूर है कि वोट बैंक के ये लोग बंगाल से विशेष किस्म के जो है ना वो वोटरों को लाते हैं, और उसी में कितना विदंडा बना करके एंटी सीए का किया, ये सब इन्होंने ही किया है। इनके साथ दूसरे उमर खालिद भी शामिल है। यहाँ देखिए ड्रामा के लोग उमर खालिद को हीरो बना रहे हैं और ये कोट कर रहे हैं कि वो ममदानी जो है वो मीरा नायर का छोरा, घोर वामपंथी, जो कि न्यूयॉर्क का शायद मेयर बन जाए, क्योंकि वो वहाँ पे मेयर की सीट पे जो है वो डेमोक्रेट पार्टी का कब्जा रहा है। उस एक शहर की जीडीपी जो है वो भारत की 75% जीडीपी के बराबर है। बड़ा डायनेमिक शहर है। तो एक डायनेमिक शहर को तो केजरीवाल चाहिए। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं जोड़ छोड़ करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। तो ममदानी क्या करेगा, न्यूयॉर्क प्रॉस्परस और डायनेमिक न्यूयॉर्क के साथ में, जैसा केजरीवाल ने दिल्ली में किया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम फिर चले जाएं 46 साल पहले। चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, साथ में मार्क्सवादी गुंडे और सीटू के लोग फरसे लेके, नेजे लेके, तलवारें लेकर के, बंदूकें लेकर के, और पुलिस की बोट चारों तरफ से जो है घेर लिया है उस टापू को, और कह रही हैं कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और अफरा तफरी मच गई है, गोलियाँ चल रही हैं और चारों तरफ मगरमच्छों की मौज हो गई है। लोग डर डर के पानी में गिर रहे हैं, उनको मगरमच्छ खा रहे हैं। कुछों को शेर पकड़ के ले जा रहे हैं जो कि बाद में आदमखोर बन गए। यानी कि एक अफरा तफरी का माहौल, एक हत्याकांड, जिसमें कहते हैं कि 1.5 लाख लोगों पे होगा तो कम से कम 10-12 हज़ार लोग तो मरेंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन अरे वामपंथी मीडिया ने कहा तो आदमी मरे, शर्म नहीं आती इनको। और इनके बड़े बड़े नेताओं सलीम फलीम उन्होंने कहा है कि 5 आदमी मरे। और ये पूरी घटना को, इस दुर्दांत घटना को, जिसमें हजारों लोग मारे गए, और मारे कौन गए, नमो शूद्रा, मूसाहार, सबसे गरीब, सबसे निशक्त। एक तरफ फोटो देखिए, ये हैं जो सारा खुश परिवार खत्म हो गया। और उसके बाद में भी, इस परिस्थिति में भी वो पश्चिम में यानी कि बांग्लादेश जाने को तैयार नहीं है, जिस बांग्लादेश को भारत की मदद से सैकड़ों हजार से ज़्यादा सैनिकों के बलिदान के बाद बनाया गया। आज कहाँ खड़ा है बांग्लादेश, ये हमें मालूम है। आज पाकिस्तान के साथ, उसका जिहादी पाकिस्तान के साथ पूरा अलाइनमेंट हो गया है, और बांग्लादेश भी एक जिहाद प्रोन स्टेट बन चुका है। तो कुल मिला के ये बात याद करने की, ब्लड आइलैंड, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जिनको इंटरव्यू देखना है वो देख सकते हैं। एक सूचना है, और एक बात ये भी है कि इस बात को हम समझें कि वामपंथी किस तरह से अपने किए गए अत्याचारों को हमेशा छुपा देते हैं बहुत ही बेशर्मी से,
और मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसमें देखिए कि ये टाइमलाइन क्या कहती है कि जैसे 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 वहाँ पे परिस्थिति बदली, उनके साथ में क्या क्या होता चला गया, ब्लड आइलैंड में क्या क्या होते चला गया। अब आप देखिए ना कि लेफ्ट पर उनको 75 में कहा था, यानी कि ज्योति बाबू और उनकी सरकार ने और उनकी पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आए हैं उनको हम बंगाल में बसाएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे और इस तरह से तो उनको भेज दिया गया उड़ीसा और जो है वो बिहार का वो क्षेत्र, झारखंड और आंध्र प्रदेश में भेज दिया गया। अब क्या हुआ कि वहाँ के बड़ी मुश्किल से रहने लगे, ना उनका मौसम उनके मिजाज का, ना खान पान, ना बड़े परेशान थे। और 77 में देखो वामपंथियों का छींका टूटा और पावर में आ गए। उसके बाद में 34 साल तक इन्होंने बर्बाद किया है बंगाल। 23 साल तो इसमें महामना कुलीन जो है वामपंथी भद्र पुरुष स्वर्गीय श्री ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे। तो 77 में आए, 2 साल की बात है। और करीब फिर क्या हुआ, जैसे ही आए तो खुशी की लहर दौड़ गई शरणार्थियों में। और मार्च 1978 के आते आते 1.5 लाख रिफ्यूजी माइग्रेट कर गए मारीच झापी में, जो दंडकारण्य और उड़ीसा और उन क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश में और रह रहे थे। और इस तरह से, लेकिन मार्च तक तो 1.5 लाख लोग पहुंच गए। लेकिन 9 अगस्त 78 में सीपीएम ने कहा कि ये जो रिफ्यूजी हैं ये जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, ये शेर का जो स्थान है उसको नष्ट कर रहे हैं, अतः उन्हें चले जाना चाहिए। और फिर जनवरी 1979 में वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई मारीच झापी में। और फिर उसके बाद में पुलिस ने हमला किया, चारों तरफ से घेर के। अंदाज़ा कीजिए 1.5 लाख लोग एक गांव, कुछ तो भाग गए होंगे, हज़ारों लोग भाग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, फरसे चल रहे हैं, लोग पानी में गिर रहे हैं, मगरमच्छ उनको खा रहे हैं, दूसरी तरफ शेर उनको ले जा रहे हैं। वहाँ पे इन आवाज़ों के साथ सांप भी बाहर निकल रहे हैं। मतलब किस तरह की अफरा तफरी होगी। इसमें कहते हैं कि 8 से 10 हज़ार लोग मारे गए। लेकिन इन दुष्टों ने, जो कि तब से आज भी बैठे हैं ये मीडिया में, क्योंकि नैरेटिव घड़ने में, ये रूपक बनाने में बड़े ही निपुण हैं। तो सब अखबारों को रूपक की जरूरत होती है, तो हर अखबार में आपको वामपंथी बैठा हुआ मिल जाएगा, ऊपर की सीट पे बैठा हुआ मिलेगा, नीचे से उठ करके रवीश कुमार जैसा ऊपर भी चला जाएगा। उसको प्रणय राय जैसे लोग प्रश्रय भी देंगे, क्योंकि उनको हिंदी में एक चेहरा चाहिए। वो वामपंथी हो और कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। खैर वो तो पूरे के पूरे वामपंथी परिवार से ही आते हैं, परिवारवाद भी है वामपंथ में, देखिए आप। तो कितनी गिनती हो गई, लेकिन लोगों का अंदाज़ा है जो बचे हुए हैं, जिन्होंने अपने सामने ये नृशंस हत्याकांड होते हुए देखा है। और पूरा का पूरा जो 8 जो है वो 6,000 7,000 जो झोंपड़ियाँ थी उनको जला दिया गया। मई में, जनवरी के बाद में जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और उसके बाद में फिर वहाँ के बचे हुए लोगों को फिर मजबूरन फिर जो है वो दंडकारण्य में वापस जाना पड़ा। ट्रेनें चलाई गई, बसें चलाई गई, वापस गए वो लोग। तो ये एक विशिष्ट, एक बहुत ही दुष्ट, बहुत ही नृशंस हत्याकांड, जो कि ज्योति बाबू के मुख्यमंत्री होते हुए हुआ, उसका अधिकतर लोगों को मालूम नहीं। उनको मालूम होना चाहिए कि वामपंथ और मीडिया में बैठे हुए वामपंथी क्या क्या कर सकते। तो हमें आशा है कि बातचीत आप निश्चय ही पढ़िए, पुस्तक को लीजिए, पीडीएफ भी अवेलेबल है, इसमें बहुत सारे इंटरव्यू भी हैं। तो हमने तो एक छोटी सी भूमिका सी बांधी है। इस दारुण जो कथा है, ये जो हत्याकांड की कथा है, इसको हमें क्यों नहीं मालूम चला। हमें तो बिके हुए लोग हैं, आइडियोलॉजी से भी बिके हुए हैं, पैसों से तो बिके हुए हैं, आइडियोलॉजी से भी मजबूर हैं ये लोग।
ये अपने अपराधों को, अपने साथियों के अपराधों को, अपने शासकों के अपराधों को, अपने डिक्टेटर के अपराधों को, और सबसे अधिक वामपंथियों ने डिक्टेटर स्थापित किए, चाहे माओ हो, चाहे और हो फिदेल कास्त्रो हो, और लव लेटर निकाल करके गोली मारने वाला 600 लोगों को अपनी पिस्तौल से मारने वाला चे गुवेरा हो, जिसकी भारत में वामपंथी हमेशा, और दूसरे भी लोग उनकी उनकी देखा बाली में, क्योंकि चे गुवेरा की फ़ोटो लगाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे, आप प्रगतिशील बन जाएंगे, आप प्रगतिशील बन जाएंगे, आप इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे। ये भी बीमारी बड़ी है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आएगी। बहुत ही दुखद घटना है, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। हमें क्यों मालूम नहीं है, इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने की है, लेकिन ये दारुण कथा बहुत लंबी है, इसको की पुस्तक भी पढ़नी चाहिए, और इसके बारे में जो इंटरव्यू हैं मीडिया में अवेलेबल हैं, ब्लड आइलैंड, उसको आप देखिए, हमारी छापी में ऐसा करे को आप पंच कीजिए, आपको मालूम चलेगा। तो आशा है कि ये प्रोग्राम आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।